पालो लो, गोर पालो लो, और पालो लो रे मैत बकारा, यो छ मेरी जन्म भूमि, यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में। श्रोताओं, मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। श्रोताओं, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने समुदाय के एक ऐसे साथी से जिन्होंने पशु विभाग में ट्रेनिंग लेकर वर्तमान में कई सालों से पशुओं की देखभाल और उपचार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। इनके प्रयासों से पशुपालकों को समय पर सेवा मिल रही है और पशुओं की सेहत बेहतर हो रही है। तो आइए जानते हैं इनका अनुभव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद नारायण जी। तो सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे आपका परिचय। सभी सम्मानित श्रोताओं का मेरा नमस्कार। मैं बच्ची सिंह गैड़ा, ग्राम दुखड़ में निवास करता हूं और वर्तमान में मैं टेरी में कार्यरत हूं। मैं अपने टेरी का जो मेरा अपना काम करने का जो दायित्व मेरे पास है, उसके अलावा भी मैं पिछले 32 या 33 सालों से पशु सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि इससे पहले जो एनजीओ मेरी चिराग थी, उसने मुझे शुरुआत से ही पशु सेवा का दायित्व दिया था। वहीं से मुझे ट्रेनिंग मिली, वहीं से जानकारी मिली और वहीं से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज उन लोगों ने दिलवाई। तो आज भी मैं यहाँ लोकल का होने के नाते जितने लोग मुझे चिराग संस्था के माध्यम से जानते हैं, उन सभी को और उनसे अतिरिक्त जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी गांव में पशु सेवा या पशु को कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, तो मेरी राय लेने के लिए लोग मेरे तक पहुंचते हैं और मैं जितना मेरे से हो सकता है भरसक प्रयास करके पशु सेवा, गौ सेवा को महत्वपूर्ण मान करके उनकी सेवाएं करता हूँ। बिल्कुल है। तो सर, जैसे कि आपने अपने परिचय में बताया कि आपको ये जो प्रेरणा है ये कहीं न कहीं चिराग से मिली। तो सर, क्या इस ट्रेनिंग को लेने के बाद जो आपका आत्मविश्वास था और जो काम करने के तरीके में कोई बदलाव आपको लगता है कि आया आपके जीवन में? देखिए, जहाँ तक आत्मविश्वास का है, दो चीज़ें, दो पहलू इसके हैं कि आपकी रुचि इस क्षेत्र में कितनी है। बिल्कुल। अगर आप खुद इसमें आप रुचि रखते हैं तो जाहिर है आत्मविश्वास बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन जब हम एक इंस्टीट्यूट लेवल की ट्रेनिंग लेकर के आए या जो भी हमें ट्रेनिंग दी गई, चाहे पोल्ट्री से संबंधित हो, चाहे एनिमल से संबंधित हो या मिल्क प्रोडक्ट के संबंध में कोई ट्रेनिंग हमें संस्था ने दिलवाई तत्कालीन समय में, तो वापस आने के बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो बढ़ा। लेकिन जो प्रैक्टिकल जब हम जानवर के समीप जाते हैं या उसका ट्रीटमेंट करना होता है, उसकी जानकारी होती है, उसका फीवर या टेम्परेचर लेना होता है, तो ये पूरी जानकारी जो है, मैं नाम भी लेना चाहूँगा उनका, डॉक्टर एस के बिंजोला, जो अभी उच्च पद पर पदाधिष्ठित है हमारे उत्तराखंड में पशुपालन विभाग में। उन्होंने 2 साल तक मुझे प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग गाँव-गाँव जा करके दी और एक इस तरीके से दी कि जिससे बहुत अच्छी तरह मैं अपनी समझ विकसित कर सकूँ। और उसी का परिणाम ये है कि आज 32-33 साल मुझे हो गए हैं। मैं आज इसको न तो उपचार के रूप में लेता हूँ और न बहुत ज़्यादा जानकारी के रूप में, केवल पशु सेवा के रूप में उसको लेकर के आगे बढ़ा हूँ। और समुदाय में भी एक अच्छी जान पहचान इस कारण से मेरी है, जिससे कि लोग मुझे जब भी उनके पशुओं को कोई परेशानी होती है तो मुझे आमंत्रित करते हैं, मुझे बुलाते हैं और जैसा भी मेरे से उनको हो पाता है, जैसा भी उनको सुझाव मैं दे सकता हूँ, वो जरूर मैं देता हूँ। बिल्कुल है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि करीब 30-32 साल का आपका अनुभव ये है, तो गांव में जब पशु स्वास्थ्य के दौरान जब आप जाते हैं तो आपको किस तरह की चुनौतियां सबसे ज्यादा आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तो अभी भी थोड़ा मानसिकता हमारे समुदाय की इस टाइप की बनी हुई है कि जब पशु बीमार होता है या उसको कोई समस्या आती है या वो अपना चारा दाना नहीं खाना छोड़ देता है, तो सबसे पहले लोग क्या सोचते हैं कि उसके मुंह में कुछ परेशानी है। अच्छा। जिससे वो खाना नहीं खा पाता है, तो वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा समय तो मैंने ऐसा भी देखा, कोई जहरीला पदार्थ उसको खिला देते हैं जिससे कि वो ये मान के चलते हैं कि उससे ठीक हो जाए, या कोई आग से या कोई लोहे के आयरन से उसको दाग देते हैं, जिससे कि उसका कभी कभी तो ये भी मैंने देखा कि उसका मुंह जल चुका था पूरा। जी जी। तो ये सबसे बड़ी एक भ्रांति हमारे समुदाय में आज भी है कि लोग खाना न खाने के उसमें तो ये सोचते हैं कि इसके मुंह में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये समस्या जब हो जाती है, जब वो फिर उसके बाद भी अगर उसको कोई लाभ नहीं होता है, तब जाके वो किसी डॉक्टर को या फिर संपर्क करते हैं।
बिल्कुल है। तो सर एक चीज़ और आती है, जैसे आपने बताया कि लोग कुछ इस तरीके की हरकतें ही कहेंगे कर देते हैं, लेकिन वर्तमान की जब हम बात करें तो जब आप समुदाय के बीच जाते हैं तो पशुओं में जो सबसे अधिक जो बीमारियां कहो या समस्या कहो, किस तरीके की अभी वर्तमान में नजर आ रही है? सबसे ज़्यादा तो जो समस्या यहाँ पर है, एक तो जो हम पशु में देखते हैं कि यहाँ ब्लोटिंग, खासकर जी। बरसात के दिनों में पशु का ब्लोटिंग हो जाता है। उसका कारण यही है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई जैसे कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई शादी विवाह है, उसमें जो भी भोजन बच जाता है वो अधिकतम मात्रा में जानवर को दे दिया जाता है। जी। अगर चावल भी है, अगर बहुत ज़्यादा जानवर को पेट भर के दे दिया जाए तो उससे भी बड़ी ये समस्या इस टाइप की आती है। जी। साथ में जो चारा हम दे रहे हैं, हम्म। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ये ध्यान नहीं देते कि इसमें फंगस लगा हुआ है और उसको हम उस चारे को पशु को दे देते हैं। बिल्कुल। या कभी कभी अज्ञानतावश कहें कि हम ऐसा चारा भी पशु को दे देते हैं, जैसे गोभी के पत्ते हैं, हम खेत से लेके आए और हमने सीधे पशु को दे दिया। जी। जी। तो हम बहुत सारे केमिकल, बहुत से रासायनिक, बहुत से पॉइजन का उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि इसमें पॉइजन जो रुका हुआ है इसमें पहले से जो हमने स्प्रे किया, उसको अगर जानवर सीधे अगर खाएगा तो शायद उसकी मौत भी हो सकती है। मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि हो सकता है हम गोभी के पत्ते भी दें, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में दें और उसको धूप में सुखा लें। उसका कम से कम 60% मॉइस्चर आप खत्म होने दें। जी। उसके बाद उस पत्तों को दें, क्योंकि और कुट्टी बना करके दें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी भी हम लोग अपने चारे खिलाने के तरीके से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जी। वो नुकसान दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा जो चारा है, बहुत महंगा चारा है, उसका वेस्टेज होता है। दूसरा, हमारा जानवर बीमार होकर के हजारों रुपए हमारे दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। सबसे बड़ी बीमारी मैं उसको कहूँगा कि यहाँ पर क्या होता है कि अभी लोग कॉमर्शियल पशुपालन करने लगे हैं। अच्छा। अधिकतर लोग, जी। जी। तो वो जितने भी अपने पशु हैं वो बाहर से क्रय करके यहाँ पर ला रहे हैं, जो कि आंचल डेयरी भी उनको उसमें हेल्प कर रहा है, या और भी पशुपालन विभाग उनको हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम कोई ब्याई हुई गाय को यहाँ पर लेके आ रहे हैं और वहाँ पर हमको 10 लीटर 12 लीटर दूध हम वहाँ पर देखते हैं, उसके हिसाब से हम पैसा दे करके अपने घरों पर यहाँ पर ला रहे हैं। जी। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ठीक है, हम ले आए, हमने पालने की हमें क्षमता है, लेकिन जो हमारा पशुशाला है जी। जी। वो उसके अनुरूप नहीं होता है। हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से पशुओं को, अपने घर के जो पशुओं को रखते आए हैं, उसी पशुशाला में उसको रख रहे हैं। दूसरा नंबर यह है कि यहाँ की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा वो मैच नहीं कर पाती है, जिससे भी उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तीसरा यह है कि जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, हमको जो उसको न्यूट्रिएंट देने चाहिए, जो खनिज तत्व उसको देने चाहिए, वो हम अज्ञानतावश नहीं दे पा रहे हैं। जी। जी। और जिससे क्या हो रहा है कि मैं इसको बीमारी कहूँगा कि जानवर जब, अगर यहाँ पर ग्यावन जानवर जब 7-8 महीना उसको ग्यावन हुए, उसको हो जाता है तो बैठ जा रही है। बिल्कुल। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्या, मैं उसको बीमारी कहूँगा, ये बीमारी है जो बैठ जा रही है। और फिर लोग क्या कर रहे हैं, उसमें भी एक कारण जाऊँगा कि झाड़ फूक वाले के पास जा रहे हैं। अच्छा। कोई उसको पैरालिसिस बोलता है, कोई हवा बोलता है यहाँ लोकल में। तो उसके कारण क्या है कि अपने जानवर की जो जीवन है उसको खत्म कर दे रहे हैं, उससे आर्थिक नुकसान भी है। और अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जितने भी यहाँ पर बड़े जानवर, अच्छे जानवर, इम्प्रूव क्वालिटी के जानवर, संकर नस्ल के जानवर यहाँ लोग लेके आ रहे हैं, वो किसी रूप में ब्याने से पहले बैठ जा रहे हैं, जिसका परसेंट अगर मैं आपको बताऊंगा आपका आश्चर्य होगा, लगभग 50%। बिल्कुल। इतना % ऐसा जानवर है जो बैठ जा रहा है। जो लोग थोड़ा काश्तकार पशुपालक जागरूक है, वो तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करके उस जानवर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और वो ठीक हो जा रही है। नहीं तो जो झाड़ फूक के चक्कर में जो लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत से एग्जाम्पल भी मेरे पास हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, जिन्होंने अपने जानवर की लीला समाप्त कर दी अपने अज्ञानता की वजह। बिल्कुल है सर, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, क्योंकि लोग कई बार होता क्या है, ये एक इंसानी स्वभाव में है, जो शुरुआत में हम क्या करते हैं, हम घरेलू उपचार की तरफ जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास को भी हम लोग कई बार बढ़ावा देते हैं, जैसे आपने बताया। तो जैसे अगर हम पशुओं की बात करें तो पशुओं के लिए कोई घरेलू उपचार, माना कुछ जो नॉर्मल बीमारियां हैं जिनका हम घरेलू उपचार कर सकें, तो उसका जिक्र आप करना चाहेंगे? देखिए, जैसे आप पशु अगर खाना नहीं खा रहा है, तो खाना न खाने का, चारा नहीं खा रहा, तो उसका अगर हम घरेलू हिसाब से उपचार करें, सबसे पहले तो ये है कि हम उसको देखें कि उसका कंपोस्ट किस टाइप का है जी। क्योंकि बहुत से हम लोग क्या करते हैं कि हम जब बहुत अच्छे साफ सुथरे तरीके से खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पेट में कीड़े पाए जाते हैं, बहुत से लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। और जानवर को हम जब चारा देते हैं तो मिट्टी, पत्थर और बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं,
तो वो चारा हम देते हैं। तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि जानवर को हम कीड़े की दवा टाइम टाइम पर दें, जी, जिससे कि पशु का हमारा स्वस्थ बना रहे। और जो कीड़े की वजह से जो प्रॉब्लम उसको उत्पन्न होगी, लीवर है, ब्लड फ्लूक है, लीवर फ्लूक है, स्टमक फ्लूक है, तो इस टाइप के जो भी कीड़े हैं वो उसको नुकसान न पहुंचाएं। इसके लिए हमें एक जागरूकता ही होनी चाहिए कि अपने तौर पर उसको समय समय पर कम से कम 6 महीने में उसको कीड़े की दवा देनी चाहिए। दूसरा, कीड़े की दवा देने का एक तरीका मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हर हमेशा जब कीड़े की दवा जानवर को दी जाती है, तो जैसे आज हम कोई डिवर्मिंग उसी करते हैं, कोई कीड़े की दवा उसको देते हैं, तो लगभग 20 दिन के बाद हमें उसको रिपीट करना चाहिए जी, तभी हमें समुचित इसका लाभ मिल पाएगा, जिससे कि जानवर हमारा बिल्कुल उसकी डिवर्मिंग हो सके और वो इस टाइप की समस्याओं से दूर हो सके। बिल्कुल है। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपने बताया कि करीब 30-32 साल आपको इस काम को करते हुए हो चुके हैं, तो लोगों का आप पे कैसा भरोसा है सर? देखिए, भरोसा बहुत है। लोग जब मुझे सूचित करते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरा जानवर, मेरा एनिमल अब ठीक हो जाएगा जी, तो वो भरोसा भी बहुत ज़्यादा काम करता है, लोगों की जो भरोसा है। साथ में मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अपील करना चाहूँगा यहाँ पर जी, कि जैसे जैसे हमारे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है तो चारे की बड़ी समस्या एक उत्पन्न हो रही है। जी, तो मैं सभी समुदाय से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा चारा प्रबंधन की ओर को अगर ध्यान देंगे तो आपको जितना पैसा आपका चारा फ्राई करने में या चारा लाने में खर्च हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। तो बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि हमारे पहाड़ में अभी भी क्या है कि हम कोई जानवर को जब चारा देते हैं उसका कोई टाइमिंग नहीं है। जब जानवर थोड़ा बोलने लगे, रमाने लगे, तो तब हम उसको आगे चारा फेंक देते हैं और वो खा लेता है जितना उसको खाना है। जी, तो आज मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कहीं से इधर उधर जाता हूँ तो लाखों रुपए की घास लोग परचेज करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं। बिल्कुल, तो शायद इतना उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर चारा प्रबंधन की ओर जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो चारे को आप कुट्टी बना करके दीजिए, उसमें हरा चारा, भूसा जो भी मिलाना है मिला करके दीजिए। दूसरा, उसकी एक टाइमिंग रखिए आप कि सुबह दूध दोहने के बाद उसको जो भी चारा देना है पेट भर के चारा दीजिए। जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में एक बार उसको और चारा दे दीजिए, और रात को भी उसको, जैसे हम रात को डिनर करते हैं उस तरह के चारा दीजिए। तो अगर 3 टाइम उसको चारा देंगे और बीच का पीरियड हम खाली छोड़ेंगे तो जितना पशु जुगाली करने का उसको टाइम मिलेगा उसका मिल्क प्रोडक्शन उतना बढ़ेगा। आप एक जानवर को आप जंगल में छोड़ दीजिए, ब्याई हुई गाय को, और एक को आप घर में बांध के इस तरीके चारा दीजिए, तो आपको स्वतः ही उसका अंदाजा आ जाएगा कि किसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है। बिल्कुल, जंगल में जिस जानवर को आप छोड़ेंगे वो दिन भर चरते रहेगा, उसको जुगाली करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन स्वतः ही कम हो जाएगा, हालांकि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। बिल्कुल, ये निश्चित है। तो मैं सभी लोगों से एक निवेदन मेरा है कि आप लोग चारा प्रबंधन पर ध्यान दीजिए। और चारा प्रबंधन के लिए अगर लोग चाहें, हम समूह के माध्यम से, महिला समूह के, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, तो उनसे हम उनको जागरूकता की हम अपना एक प्रशिक्षण कहना चाहिए वो भी हम दे सकते हैं, और उनके अनुभव भी खुद शेयर होंगे, या एक जो जानकारी का आदान प्रदान भी हम कर सकते हैं, और उनको इस टाइप की जानकारी दे करके स्वतः जो हमारे इलाके में चारे की इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है उस चारे की समस्या को दूर कर सकते हैं। प्लस जो जानवर, जो एनिमल, जो पशु हमारे किसानी की रीढ़ है, उसको पालन पोषण में भी ज़्यादा अंतर न पड़े, वो पालने से भी वंचित न हो, इसके लिए चारा प्रबंधन जरूरी है। मैं फिर दोबारा इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ। साथ में मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पर श्वेत क्रांति आई है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारी चिराग संस्था का भी है। मैं इस बात को बिल्कुल भी अपने मजबूत तरीके से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल है। तो सर बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ रही। अंत में एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप समुदाय में इस काम को कर रहे हैं और पशुपालकों को सेवा दे रहे हैं, तो आपके काम करने से लोगों को कितनी सहूलियत हुई है? देखिए, सुविधा का जहाँ तक सवाल है वो तो फिर जो पशुपालक को मैं अपनी सेवा देता हो जाता है, लेकिन मुझे इतनी गर्व है कि मैं आज ये जो मेरे आसपास के 4-5 गाँव हैं वो मेरे परिवार बन चुके हैं जी, और वो मुझे परिवार की तरह से ट्रीट करते हैं और मैं भी उनको अपने परिवार की तरह से ट्रीट करता हूँ। मुझे जो गौ सेवा मैंने की है उसका मुझे यही परिणाम मुझे मिला है कि सब लोग मुझे भाईचारे की नज़र से, अपनत्व की नज़र से देखते हैं, और मैं सभी के परिवार का एक अंग अपने को मानता हूँ। बिल्कुल है। तो सर अंत में जाते जाते आप रेडियो कुमाऊनी सुनने वाले श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पशुपालकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग मंगल ग्रह में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक,
तो आज भी हम लोग अगर झाड़ फूंक के तरफ बढ़ रहे हैं तो इनको हमने धीरे धीरे ख़त्म करना है, क्योंकि मैं किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन जब मैं एक एग्जांपल, मैंने जैसे पहले का मैं नाम लेना चाहता हूं, मैं एक गाय का ट्रीटमेंट कर रहा था, तो बीच में उनने किसी झाड़ फूंक वाले का उसका नाम पता उसको दे दिया, तो झाड़ फूंक वाले ने उनसे ये कहा कि तुम इसमें डॉक्टरी इलाज बिल्कुल मत कराना जी। तो लास्ट में उस गाय को मरना ही था, तो गाय भी मर गई। तो मुझे बड़ा गुस्सा उस झाड़ फूंक वाले से आया है, अगर मुझे शायद पता होता मैं उसका नाम भी अभी ले लेता। तो इस तरीके की एक्टिविटी अगर आदमी कर रहा है तो वो उसके लिए खुद के लिए घातक है। साथ में मैं ये कहूँगा कि आपकी धार्मिक भावना, आपका विश्वास किसी झाड़ फूंक वाले की तरफ है, आप उसको भी कीजिए, आप डॉक्टरी इलाज भी कीजिए। आपको अपना जानवर अच्छा होने से मतलब है, न कि किसी को आपको इस चीज़ का सम्मान देना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग दोनों काम करिए, अगर आपको धार्मिक भावना इस तरफ भी है, लेकिन आप लोग डॉक्टरी का इलाज भी जरूर कीजिए। यही मैं पूरे पशुपालकों से कहना चाहूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मैं अक्सर देखता हूँ कि अगर जानवर आपका पशु घास नहीं खाता है तो आप सीधे उसके मुँह में अटैक करते हैं। ये करना बिल्कुल छोड़ दीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने जानवरों के मुँह जला लिए, बड़ा उसमें बुरा लगता है। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, आपन रेडियो, आपन बात।